हेलो बच्चों, आज कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में एक चैप्टर में द्विध्रुव आघूर्ण और द्विध्रुव इसको पढ़ाना है। तो आइए देखते हैं कि द्विध्रुव क्या चीज होता है। तो द्विध्रुव इसको बोलते हैं डाइपोल, अंग्रेजी में बोलते हैं डाइपोल। डाई का मतलब दो और पोल का मतलब ध्रुव होता है, तो द्विध्रुव इसको कहते हैं। तो ऐसा निकाय जिसमें समान किंतु विपरीत आवेश अल्पतम दूरी पे स्थित होते हैं द्विध्रुव कहलाते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा HCl, अगर इसका हम आयनन करते हैं तो आयनन करने पर H प्लस में होता है और Cl माइनस में। तो इसमें एक ध्रुव ये होता है धनात्मक वाला और एक होता है ऋणात्मक वाला। जैसे H2O, इसको हम कह सकते हैं HOH, और ये इसको हम अगर आयनन कराएंगे तो H प्लस पे होगा, OH माइनस पे होगा। तो इस तरह से जो द्विध्रुव होते हैं उसमें दो चार्जेस, जो एक माइनस वाला होता है और एक प्लस वाला होता है, और ये समान आवेश है किंतु विपरीत है। देखिए ये विपरीत में, ये माइनस में, ये प्लस में। अब ये अल्पतम दूरी पे स्थित होते हैं, तो इसलिए इनके बीच की दूरी जो ले ली जाती है वो 2l ली जाती है, 2l ले ली जाती है। तो इसका जो द्विध्रुव बोला जाता है द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण अभी हमने बताया है आघूर्ण, इसको P से लिखते हैं। और हमने कहा कि ऐसा निकाय जिसपे समान किंतु विपरीत आवेश अल्पतम दूरी पे स्थित होते हैं द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो पहला एक आवेश लिया जाएगा और दूसरे बीच की दूरी ले ली जाएगी। तो P बराबर Q इंटू 2l हो जाएगा। तो Q इंटू 2l, अगर इसका हम मात्रक लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कूलाम और ये होगा हमारा मीटर। अच्छा, इसको हमने 2l ही क्यों लिया? क्योंकि कैलकुलेशन अगर हम किसी चीज का करेंगे तो वो उसका कैलकुलेशन निकालने के लिए और उस सूत्र को व्युत्पन्न करने के लिए ये आसान विधि होती है। चूंकि सबसे छोटी दूरी होती है इसलिए इसका जो है 2l ही इसमें लिया जाता है। और जरूरत हमारे पास में ये है कि इसका जैसे कूलाम मीटर निकल आया, ये तो इसका मात्रक हो गया। अगर हम मात्रक को उसमें बदले कि इसके जो वीमा कितनी होगी, तो वीमा निकालने के लिए द्विध्रुव आघूर्ण की वीमा भी पूछी जाती है, तो वीमा कितनी होगी? तो कूलाम के लिए आप ये जानते ही हैं कि मात्रक में कूलाम होता है I इंटू टी, क्योंकि यहां पे आप लिखते हो Q बराबर I इंटू टी, I इंटू टी हो जाएगा, I इंटू टी। और ये मीटर के लिए तो आपका L होता ही होता है। तो I एम्पियर, इसके लिए एम्पियर होता है, ये धारा है, एम्पियर हो गया। ये समय हो गया, तो समय का जो होता है सेकंड होता है, तो टाइम हो गया। और ये होता है यल। इस तरह से इसका जो मात्रक से हम वीमा निकाल लेते हैं LTA, और इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं। इस तरह से इसकी वीमा निकल आई। तो ये दो प्रकार के होते हैं। आपका जो द्विध्रुव होता है, इनका ध्रुवण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अध्रुवित, जैसे आपका O2 हुआ, ये अध्रुवित होता है, और H2 होता है अध्रुवित होता है, CH4 होता है अध्रुवित होता है। लेकिन जो HCl है, H2O है, ये ध्रुवित होते हैं। अब अध्रुवित और ध्रुवित क्या है? तो ध्रुवित जो अध्रुवित होते हैं उनमें कोई भी एटम या जो अणु होता है उस अणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। यानी कहने का मतलब ये न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रल होता है, इस पर उदासीनता होती है, और ये धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है।
तो जब ये कहीं पर भी किसी क्षेत्र में नहीं रखे होते हैं तो उस पीरियड में जो आपका धनात्मक बीच में हो जाता है और ऋणात्मक बाहर हो जाता है, और इस तरह से बढ़ जाते हैं ये धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक, जैसे ही आपने तरबूज मॉडल में पढ़ा होगा उस तरह से हो जाते हैं। तो ये एक स्वतंत्र अवस्था हो जाती है। और जबकि ये किसी क्षेत्र में जब रखे जाते हैं, जब ये किसी क्षेत्र में आ जाते हैं तो उस क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है कि एक धनात्मक हो जाता है तो दूसरा एक ऋणात्मक होता है। तो इस तरह द्विध्रुव बन जाते हैं और इस द्विध्रुव की ही हम बात कर रहे हैं इसमें। अब बात आती है कि द्विध्रुव आघूर्ण जब कोई भी इस तरह से रखा हुआ है द्विध्रुव, तो उसके सामने कोई बिंदु पर हम निकालना चाहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। यानी यहां पर कोई बिंदु रखा हुआ है और इस बिंदु पर हम निकालते हैं, ये अच्छी स्थिति कहलाती है, ये अच्छी स्थिति कहलाती है। इसको हम tan A स्थिति भी बोलते हैं। कौन सी स्थिति बोलते हैं? tan A स्थिति। यानी किसी किसी किताब में जगह दे दिया गया कि द्विध्रुव आघूर्ण का tan A स्थिति के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए, तो जाहिर सी बात है वो अनुप्रस्थ के लिए लिखा गया है, यानी सामने उसके रखा हुआ है, उस बिंदु पर हम लेते हैं कि कितनी दूरी पर है और उस पर कितना है, तो उसके लिए हम निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए इसको उतार लीजिए इतना, इसके बाद में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे करते हैं। ठीक है।